अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971553926 205। अच्छा, ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और विज़िट वीज़े के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीज़े के लिए, या फिर यह समझे कि किसी भी कंट्री की विज़िट वीज़े के लिए, यूरोप के लिए, शेंजन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और वो हमारे जो वीज़े हैं, विज़िट वीज़े, वो रिफ्यूज़ क्यों हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एक जो है ना थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे, दिल खोल के आज अपनी बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको पासपोर्ट कॉपी चाहिए, विज़िट वीज़ा कॉपी चाहिए, ठीक है, आईडी कॉपी चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो श्योरली फिर आपको वीज़ा कॉपी चाहिए और आईडी कॉपी। पाकिस्तान से करें तो वीज़ा कॉपी नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको आईडी जो एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर चाहिए, वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है 35x45, कुछ ये तरह की मेजरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, पे स्लिप चाहिए, और इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। अभी जो है ना, मैं मिसाल कनाडा की दूंगा, यूरोप हो चाहे कोई भी कंट्री, से बैंक बैलेंस का फ़र्क रहता है। कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। इसके अलावा जो मैं इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा एफआरसी चाहिए, फैमिली सर्टिफिकेट, पेरेंट्स की आईडी कॉपी वगैरह चाहिए। बच्चे हैं, मैरिड हैं तो मैरिड एमआरसी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों के फार्म बे वगैरह चाहिए, या जो भी उनकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, यानी ये पूरा सिस्टम होता है कि इन्हें आपको हर चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है। ये स्पेशली विज़िट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। वर्क परमिट में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें बैंक बैलेंस का या बैंक स्टेटमेंट का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता शुरू में। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब के वक्त में जो है वो, अगर जॉब करें तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर इन केस अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपकी बिज़नेस है, तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये जो वो चीज़ें मैं साथ साथ अब हाईलाइट करूँगा कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियाँ होती हैं, क्यों कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्यों अमेरिका का वीज़ा, विज़िट वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, और ये रेट इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है, क्यों इतने कुछ लोगों का तो फ़ौरन हो जाता है। तो मेरे पास अभी सारी बातें जहन में ही हैं, जो बातें याद आ जाएंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। जो नहीं आई तो वो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो इल्म जो होता है ना, इल्म वो बांटना भी सदका जारिया होता है। यानी अगर आपके पास कोई इल्म है तो उसको जो है वो छुपा के ना रखें, शेयर करें। वो इल्म आपका और बढ़ेगा भी, और दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा, और आपके सदका जारिया में भी इजाफा होगा। अच्छी बातें फैलाएंगे तो आपका सदका जारिया चलता रहेगा। ये कभी मत सोचें कि दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं नॉलेज, तो अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ होती है। तो आप कहीं भी ज़िंदगी में आर्जी मार खा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फ़ायदे में ही रहेंगे। चलिए, मैं टॉपिक से फिर स्लिप हो रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने टॉपिक में हूँ। तो ये पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी चाहिए। जब भी ये कॉपीज़ वगैरह आप लगाएं तो उसको प्रॉपरली स्कैन करके लगाएं, स्कैनर्स के साथ हो। ये नहीं कि डिम ना हो, डल ना हो। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी चीज़ों को फोकस करना है।
ठीक हो गया। ये मैं बहुत स्लो स्लो आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसकी कुछ फिर एक और चलो बातों से बात निकल रही है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पिक कर लेते हैं, ईज़िली पिक कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो कम तालीम याफ़्ता होते हैं, उनके लिए बात समझना मुश्किल हो जाती है। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरीके से मैं बताऊँ कि छोटा, बड़ा, मर्द, औरत, कम नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज सब अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ लें। ना सिर्फ समझने बल्कि गाइड भी कर सकें। यानी मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरे पास आएँ काम करवाने के लिए। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं है, मैं कहता हूँ मैं आपको साथ-साथ गाइड भी करूँ ताकि आप मेरे से नहीं कहीं से भी मार ना खाएँ। ठीक हो गया? दूसरा कोशिश करें कभी भी जो है ना वो मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी कितनी लंबी होने वाली है। कभी भी एडवांस ना दें जब तक आपकी फुल जान पहचान ना हो। मेरा ये कि चलो मैं सोशल मीडिया पर हूँ, आप लोगों के साथ इन टच हूँ, जो जिसको आप जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, तब ही एडवांस दें, वरना ये ऑफ़िस वगैरह से मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑफ़िस देख ही लोग इम्प्रेस होते हैं, तो मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि देखिए मेरा अभी फ़िलहाल कोई ऑफ़िस नहीं है, मैं शारजाह अल नादा में फ़िलहाल रह रहा हूँ। आगे जहाँ अल्लाह ताला तकदीर जहाँ ले जाए, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है। तो मेन है कि आप हर हाल में आपको मेहनत करना चाहिए। तो मेरी नज़र में इंसान की वैल्यू ज़्यादा होती है, इंसान की वर्थ ज़्यादा होती है, चीज़ों की कीमत नहीं होती। लेकिन अब माशरा ऐसे मादी माशरा चल रहा है कि जहाँ पे चीज़ों की कीमत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वो जब आप चीज़ों के पीछे भागते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो ये रहे कि जो लोग सही होते हैं, जो लोग सीधी बात करते हैं, आप उनको मारते हैं लात, और जो लोग आपको मीठी मीठी टॉफ़ियाँ देते हैं, लोरियाँ सुनाते हैं, आप उधर सारे पैसे देकर आ जाते हैं। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि चाहे कोई कस्टमर ना आए, ठीक है? कस्टमर आता है या ग्राहक आता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी से, जो रोज़ी रिज़्क है वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमारा ये काम है कि हम ईमानदारी से चलें। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यानी अगर आप सच्चाई से चलेंगे तो आर्ज़ी तौर पे आप हो सकता है आपको प्रॉफ़िट ना हो या आप थोड़ा-सा पीछे रह जाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जीत होगी। डॉक्यूमेंट में बताता है पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी। अगर पाकिस्तान में तो फिर वीज़ा कॉपी नहीं चाहिए, या इंडिया में फिर तो नहीं चाहिए, ज़ाहिर है अपनी कंट्री में फिर तो नहीं चाहिए, आईडी कॉपी चाहिए। आईडी कॉपी जो है वो डिजिटल होनी चाहिए, नादरा से अप्रूव्ड अगर पाकिस्तान से आप कह रहे हैं, यानी वेल मैनर्ड में उसकी, और साथ में स्कैन प्रॉपरली हो। तस्वीर पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। वो ये कि 35x45 की जो वो है मिलीमीटर की रेंज में एक साइज़ होता है पासपोर्ट साइज़, वो वाली पिक्चर चाहिए होती है। इसके अलावा एनओसी चाहिए। एनओसी क्या होता है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट होता है कि उसके अंदर मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बशर्ते काम कर रहे हो, तो फिर आप जब कंपनी छोड़ रहे हो, या जब आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो विज़िट करने कनाडा, यूरोप, ये रूल सारी सब कंट्रीज़ के लिए तकरीबन सेम है, इवन जापान के लिए भी यही है। ये रूल सेम है, सिर्फ बैंक बैलेंस का 19-20 फ़र्क हो जाता है, बाकी चीज़ें कॉमन है। तो एनओसी का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी आपको इजाज़त दे के हाँ जी, आप 3 महीने के लिए मल्टीपल वीज़े पे या कहीं पे भी विज़िट वीज़े पे आप जा सकते हैं, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और उस ड्यूरेशन की आपने परमिशन लेनी है। अगर वो परमिशन लेंगे तो तब अब ये कि पता चला है कि जी बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं कि जो कंपनी में काम ही नहीं कर रहे, बस दिहाड़ियाँ लग रही हैं, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ना सैलरी सर्टिफिकेट है।
तो ये चीज़ें जो हैं जो एकदम से सामने आती हैं तो फिर बंदा परेशान हो जाता है। अब आपने एकदम से कहना है चलो भाई अभी कंपनी बैक डेट में आपने 6 महीने की, अच्छा उसमें फिर बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के लिए अब कहाँ जाएँ, इधर-उधर भागेंगे आप फिर ये अब आपने क्या है, अब आप क्या है, अब आप कन्फ्यूज़ हो गए। अब आप कह रहे हैं यार ना तो बैंक स्टेटमेंट है, ना कंपनी है, ना सैलरी सर्टिफिकेट है। अब आप जाएँगे जाली कंपनी के पास, उनसे पेपर बनवाएँगे, उन्हीं से सैलरी सर्टिफिकेट बनाएँगे, उन्हीं से पे स्लिप बनवाएँगे। लेकिन जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जब फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा या अमेरिका, वो करेगी चेक करेगी कि भाई कहाँ पर है भाई बंदा। अब जब वो चेक करेंगे जी कंपनी कहाँ पर है, कंपनी तो है ही नहीं है। वो भाई कंपनी किधर है, कंपनी में बंदे किधर हैं? ठीक है, अच्छा जी कंपनी तो अभी है। अच्छा 6 महीने पहले क्या हुआ था, 6 महीने पहले भी क्या ये बंदा कंपनी में था? अब वो आपको कहेंगे भाई कंपनी का आप एनटीएन नंबर ले आएँ या उसकी मज़ीद डिटेल चेक करते हैं। अब वो एक एंटर करेंगे डेटाबेस सिस्टम में, उनको कंपनी का सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। तो क्लियर होगी बात। अब होगा उन्होंने अमेरिका, फॉर एग्जांपल अमेरिका ने भी किया है, वो कर देगी रिफ्यूज्ड आपका, बड़े आराम से आपका जो एप्लीकेशन को एक क्रॉस कर देगी और नेक्स्ट टाइम कहेगी कि ए बंदा आएगा झूठा। नेक्स्ट टाइम कहेगी कि इस बंदे को अब दोबारा आएगा तो ये फिर कोई गोलमाल करेगा। सही है, तो यानी ये चीज़ें इंटरलिंक्स हैं। ना कंपनी है, ना बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा अब वो बैंक स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो उसमें बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट में वो ये देखते हैं कि अगर एक्स वाई जेड कंपनी है तो वो उसके अंदर वो सैलरी उस मंथ ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। अब जब वो देखेंगे तो वो सैलरी भी नहीं ट्रांसफ़र हुई होगी। भाई अगर ये 6 महीनों से, अगर 1 साल से वहाँ काम कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट में वो सैलरी नज़र तो आनी चाहिए। जब नहीं नज़र आएगी तो आपकी एप्लीकेशन जाएगी रिफ्यूज्ड। हो गई ना रिफ्यूज़ फिर। यानी रिफ्यूज़ होने के एक नहीं 100 बहाने हैं। अब उसके बाद जनाब, अब वो कहते हैं जी बैंक बैलेंस होना चाहिए। बैंक बैलेंस के लिए भाई फ़लाँ भाई से ले लो, फ़लाँ 2 से ले लो, 10 लाख उससे ले लिया, 5 लाख एक से ले लिया, 5 लाख उससे ले लिया, 20 लाख पूरे हो गए, बैंक स्टेटमेंट बाहर निकाल दी। अब वो फिर जनाब परेशानी। भाई बैंक बैलेंस ऐसे थोड़ी चाहिए था। वो कहते भी अगर अगर आपके पास 20 लाख हैं, 12 महीने हुए तो 2-2 लाख रुपए हर महीने जमा होने चाहिए। अब जब वो 2-2 लाख रुपए हर महीने जमा नहीं हुए होंगे, फिर भी मतलब एकदम से कहेंगे कहाँ से पैसा आ गया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो जब वो सोर्स ऑफ इनकम उनको नहीं मिलेगी तो वो हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, यानी फिर एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी रिफ्यूज्ड। अब वहाँ आप जो मर्ज़ी सच बोले झूठ बोलें, उन पे कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा जी, ये केस हो गई। नहीं ये देखिए कैसे हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन मैंने बताया सही होनी चाहिए, सही किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अब आ जाए जी, एक बंदा कहता है नहीं सर जी मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो, मेरी तो कंपनी है, मैं तो कंपनी का ओनर हूँ। कहेंगे अच्छा ठीक है कंपनी के ओनर हो, ठीक होगी बात। अब दिखाएं जनाब, उसका ट्रेड लाइसेंस बताएं, कहाँ पर है ट्रेड लाइसेंस, कहाँ पर है। उसके बाद उसका मेमोरेंडम वगैरह कहाँ पर है। फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर उसके बाद एनटीन, अगर पाकिस्तान में तो एनटीन टैक्स नंबर वगैरह, टैक्स रेफरेंस वगैरह चाहिए। और ये टैक्स रेफरेंस हर कंट्री के लिए चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ें, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि हाँ भाई इतनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही हैं तो भी, ये मैं बिजनेसमैन के लिहाज से बता रहा हूँ कि फिर भी उसकी एप्लीकेशन जाएगी रिफ्यूज़। कि अगर वो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा तो कहेंगे नहीं इसके लिए ये बंदा जो है ना सूटेबल नहीं है, वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे। तो आपने हर चीज़ों का सैलरियाँ रख डालनी है, टाइम पे डालनी है। अगर बिज़नेस है तो आपकी ट्रांजैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। 6 महीने, कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती है। ये भी चीज़ें सब हो गई। अब ये नहीं, अब वो शक की नज़रों से आपको
अमेरिका वाले भी देख रहे होंगे, कनाडा वाले, इमिग्रेशन वाले भी, जब आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, एक डॉक्यूमेंट भी कम होगा समझे। अच्छा, उसके बाद वो ये देखते हैं कि बिजनेस में इस बंदे को कितना प्रॉफिट है। फ़र्ज़ करें हर महीने 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, पूरे साल का प्रॉफिट मेजर करेंगे। फिर वो इसके अंदर एनालाइज करेंगे कि पहले महीने 1 लाख प्रॉफिट है, दूसरे महीने 2 लाख होना चाहिए, फिर 3 लाख। वो एनालाइज करेंगे उसका प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, या सैलरी में सेविंग कर रहा है। अगर सैलरी पर्सन है तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, और अगर बिजनेसमैन है तो उसका अलग क्राइटेरिया है। वो देखेंगे भाई सैलरी वाला आदमी है, सेविंग होती है हर महीने, अगर होती है तो इसका मतलब ये रजिया हुआ है, खाता पीता है, ये वापस आएगा। उनको किसी भी जगह पे इस बात का अगर ये ज़रा सा भी शक हो गया कि आप वापस नहीं आएंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे वो। ठीक है, तो ये रिफ्यूज़ होने की ये वजूहात है। फिर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह देख रहे हैं, वो फिर बिज़नेस के लिहाज से देखेंगे उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रेजुअली होता जा रहा है या सेम है तो कहेंगे हाँ ठीक है, बंदा वापस आ रहा है। आपने उसका बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें भी बतानी है कि हाँ भी मेरे पास इतने एसेट्स हैं। फिर आगे आपके एसेट रिपोर्ट्स, अगर आपके पास एसेट्स वगैरह हैं तो आप वो एसेट्स की रिपोर्ट्स भी बताएं कि जी मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ हैं, या दुबई में इतनी गाड़ियाँ हैं, या इतनी जायदाद है, मेरे फलां घर है। वो जितना आप बताएंगे ना तो उनको रियलाइज़ होगा हाँ भाई बंदा स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, और ये वहाँ रुकेगा नहीं, ये तो खाता पीता है, ये बस घूम फिर के वापस आ जाएगा। ये उनको जो है ना टच मिलना चाहिए। और इसी तरह उनको कहीं पे भी ऐसे लगे, जैसे बहुत यंग लड़के अगर जाते हैं तो उनको ये डाउट होता है कि कहीं ये बंदा वहाँ रुक ना ले, शादी ना कर ले कहीं, तो वो रुक जाएगा शादी करके। तो ये भी चीज़ें नेगेटिव में मतलब वो लोग नोटिस कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर अगर हस्बैंड किसी का या वाइफ पहले से कनाडा में है या अमेरिका में है, तो उसके बाद हस्बैंड जा रहा होगा तो उसके ऊपर भी वो कहेंगे भाई ये दोनों इकट्ठे वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वापस नहीं आएंगे। या बच्चे वगैरह भी सारे वहीं पर शिफ्ट हो गए हैं, सब शिफ्ट हो गए हैं, या पेरेंट्स भी वहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब ये वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको बताएं कि जी मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है, मेरे दादा नाना मामा चाचा, जितने उनके सारे प्रूफ वगैरह बताएं कि भाई मेरे सब ख़ानदान वाले तो इधर पाकिस्तान में है या दुबई में है, या इसलिए अगर हम अमेरिका गए या यूके या कनाडा गए, किसी भी कंट्री गए, तो हम तो सिर्फ घूमने जा रहे हैं, हम फिर वापस आ जाएंगे। तो आपने उनको हर हाल से डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से ये प्रूव करना है कि भाई मैं वापस आ जाऊँगा। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वो भी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। नहीं आप 3-4 कंट्रीज़ घूमें, जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, सिंगापुर हो गया, जहाँ भी आप 4-5 कंट्रीज़ घूमें, वो ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ट्रैवल प्लान आपके पास अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप बताएं कि जी अगर 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, कोशिश करें कम दिन रखें। 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हो तो बताएं फ़लाँ फ़लाँ जगह मैं जा रहा हूँ, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, फ़लाँ होटल में जाऊँगा, फ़लाँ सिटी में जाऊँगा, और इतनी देर बाद वापस आ जाऊँगा, ताकि उनको पता चले कि आप ये फ़लाँ टाइम में जा रहे हैं तो फ़लाँ टाइम में आप वापस आ जाएंगे। ये चीज़ें हो गई हैं। तब इतनी चीज़ें नहीं, उतनी बारीक बीनियाँ होती हैं। फिर कवरिंग लेटर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल फिर कवरिंग लेटर का होता है कि उसके अंदर आपने ये बताना होता है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, फिर आपको जो है ना सारी डिटेल बतानी पड़ती है। इसके अलावा अपना आईडी कार्ड की डिटेल जो होती है वो बतानी है। अगर आपके फैमिली जो है, पेरेंट्स की एफआरसी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं, वो ताकि उनको पता चले कि आपका शजर नसब या आपका ख़ानदान यहीं पर है, तो उससे उनको अंदाज़ा ये हो जाता है कि आप ये मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे, आप वापस आओगे, आपकी फैमिली बाइंडिंग है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई अगर आपके पास अच्छा, इसके अलावा मैरिड हैं तो
मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ठीक है। इससे उनको अंदाज़ा होगा कि भाई आपकी वाइफ या बच्चे इधर ही हैं, तो आप वापस आओगे। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों की डिटेल देंगे तो उससे उनको अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई आपके बच्चे हैं और आप बच्चों के लिए वापस आएंगे, आप घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और प्रॉपरली जो है ना इनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप रख लें रेडी, कि मतलब कुछ भी वो आपसे मांग सकते हैं नहीं। उसमें ये कि जब आप मुल्क छोड़ के जा रहे हो तो कोई आपके कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। और ये पुलिस क्रिमिनल रिपोर्ट वगैरह यानी क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो इजीली आपको मिल जाता है, यहाँ से भी मिल जाता है, दुबई में यूएई में भी मिल जाता है, वहाँ पे भी मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई एसेट्स रिपोर्ट, एसेट्स हैं कोई आपके पास, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, ये कुछ भी हैं, वो भी आपने बतानी, ताकि उनको पता चले कि भाई इनके पास अच्छा खासा पैसा है और ये वहाँ पैसों के लिए नहीं जा रहे, तो सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं, विज़िट करने, टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जब आप जॉब करते हैं ना, यानी वर्क परमिट जो होता है, तो उसके ऊपर इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, क्योंकि उसमें उनको पता है इन्हें जॉब करनी है, तो वहाँ जाके जनाब ये जॉब वगैरह के जो है ना सीधा जॉब करेगा तो वो हो जाएगा। बस यही उसमें पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी और डॉक्यूमेंट भी चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सब चीज़ें, अच्छा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कवरिंग लेटर। ये कवरिंग लेटर जो है ना, ये हमारे हाथ में काम होता है, या मेरे हाथ में काम है, या जो कौन इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है उसके हाथ में होता है। यानी वो आपको, यानी उसके हाथ में कि कितने अच्छी तरीके से वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, कितना अच्छा आपका इमेज बनाते हैं, ये सारा जो है ना कंसल्टेंट के हाथ में होता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे और पढ़े लिखे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। अब देखें, जैसे मेरी बात है तो मैं एमिरेट्स एयरलाइन में इंजीनियर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी किया हुआ है, मैंने एमबीए भी किया हुआ है, मैंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है, तो मैं वेल क्वालिफाइड हूँ ना। तो इन्हीं ये जो कानून वगैरह इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ। और एमिरेट्स एयरलाइन में डेली के मैं 15 जहाज़ रिलीज़ करता था, तो उसमें जो बोइंग 777 और एयरबस A380, तो उनकी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो वो सारे आपने हर जो इंजीनियर होता है उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करे एयरक्राफ्ट डिस्पैच करने से पहले। उनका होती जिम्मेदारी, जो कैप्टन क्रूज़ वगैरह उनकी होती है, इंजीनियर्स की होती है। ये पूरा एक टीम वर्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इतने बड़े लेवल पे काम कर सकता हूँ, तो फिर एक बंदे की एक बंदे का जो डॉक्यूमेंटेशन करना क्या मुश्किल है। सिर्फ आपको उसके अंदर केयरफुल होना चाहिए, हर चीज़ सोच समझ के लिखें। अगर आपकी हर चीज़ परफेक्ट है तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता, कोई आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जब भी जाना है प्रॉपर तैयारी करके, और डरे नहीं। अगर आपका एक दो विज़िट वीज़ा लग गया और आप आपकी अपनी एफ़र्ट्स के बलबूते पे, तो वो कोई आपको बाद में रोकेगा भी नहीं। और जो डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर रहे होते हैं, वो आपका जो कंसल्टेंट करता है उनसे पूछें उन्होंने क्या लिखा है। कई दफ़ा होता है कि जनाब आप कह रहे हैं जी मेरी सैलरी 10,000 है। फ़र्ज़ करें उसने पाकिस्तान में उसकी सैलरी 1 लाख लिखी है, कंसल्टेंट ये बोल रहा है 10,000, तो झूठ पकड़ा गया ना। तो आपने हर चीज़, या तो फॉर्म खुद फिल करें, या आप जब भी आपका कोई एजेंट फॉर्म फिल कर रहा हो, तो आपने हर चीज़ पे नज़र रखनी है कि भाई उसने क्या क्या लिखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या किस तरह आपको रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए हमेशा वेल क्वालिफाइड और पढ़े लिखे कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट का इंतखाब करें। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन रखें, डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत असर होता है। तो ये चीज़ नहीं है कि जो आपने देख लिया जनाब शोश है, अच्छा ऑफिस है, तो आप इम्प्रेस हो गए, पैसे दे के आ गए। आप उन बंदों से थोड़ा बात करें, आप देखें तो सही उस बंदे की वर्थ कितनी है, वो बंदे को बात करनी भी आती कि नहीं। कैसे आप फेस करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको किसी तरह भी वो बेवकूफ़ बना देगा, कल को फेस तो आपको करना है।
तो आपने कैसे खुद को फेस करना है, इस चीज़ को जो है ना आप समझने की कोशिश करें। बेवकूफ़ मत बने, क्योंकि कल आपसे ज़रा सी गलती हुई, कल को आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज़ हो जाएंगे, आपकी बैड हिस्ट्री होगी। जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज़ होते हैं, आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, गलती कंसल्टेंट की नहीं है, गलती आपकी है, आपकी गलती है, 100% आपकी गलती, क्योंकि आपने ही मौका दिया कंसल्टेंट को अपने साथ खेलने के लिए ना। आपने अनपढ़ लोगों को क्यों इंतखाब किया? कभी आपने जानने की कोशिश की कि इस बंदे के पास नॉलेज भी है या खाली बस ऐसी ही बातें कर रहा है? तो गलती आपकी हुई कि नहीं है? सिर्फ ऑफिस को देख दूँ के आप लोग इम्प्रेस हो जाते हो, ये नहीं देखते इस बंदे का नॉलेज भी है कि नहीं। मैं भी 3-4 तस्वीरें लगा लेता हूँ, बड़े वाह वाह शोर शाह कर दूंगा, जहाज़ों की तस्वीरें लगा दूंगा, नक्शे 2-3 बना दूंगा और हो गया काम फिर आपका। तो आप लोग शोर शाह से इम्प्रेस ना हो, बंदे की वर्थ चेक करें। अभी मैंने आपको इतने पॉइंट्स बता दिए ना, इतने पॉइंट। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको कोई कंसल्टेंट बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। और वर्क परमिट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, कि कितने आप लोग सियाने बने, कितने आप लोगों ने वर्क परमिट में नुकसान किए लाखों का। अपन अब बेवकूफ़ी है, जाके इधर दिया दिए पैसे, उधर उसको दे दिए, फलां को दे दिए। गलती तो आपकी है सारी। किसी को एडवांस ना दें जब तक आप जान पहचान ना हो, और उसको चेक करने का तरीका होता है। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो आप मुझसे रब्ता करें। और कभी भी इंटरव्यू में या डॉक्यूमेंटेशन में झूठ ना बोलें, सच बोलें, फेस करें वो। और दूसरा है कि ट्रैवल हिस्ट्री से ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बात है, आपकी डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए, यानी आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। कि आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो वो कहेंगे हाँ भाई ठीक है, ये बंदा अच्छे डिज़र्व करता है ये विज़िट वीज़े के। आपने सैलरी इन टाइम बैंक में डाली हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 2-3 कंट्री में घूमा है, और ये सारे काम हम खुद भी करते हैं। इसमें हम 15,000 दिरहम फ़ीस लेते हैं, 4-5 महीनों का है ये सारा। मैं खुद भी करता हूँ अगर आप हैं, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन करके देंगे, उसमें खाना पीना रहना और सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं करके दूंगा आपको। मैं देखता हूँ ना फिर कैसे रिफ्यूज़ होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तब रिफ्यूज़ तब भी होता है जब आपकी गलतियाँ होती हैं। तो मेरी कोशिश है आप लोगों को ना अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ, नकालों से आप, झूठे लोग, जाली लोगों से आप बच के रहें। हमने तो साथ चलना है, मेरे ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता कि आप मेरे से काम करवाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर है कि आप मेरे साथ काम करेंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को गाइड ज़रूर मैं करूँगा, ताकि कोई और आपको चीट ना करे, फ्रॉड ना करे। लोग ये होता है कि मीठी बातें पहले करते हैं, कड़वी बातें बाद में पता चलती हैं। मेरी आदत है मैं कड़वी बातें पहले करता हूँ, मीठी बातें मैं बाद में करता हूँ, ताकि उस मिठास में आप भी मेरे साथ हो। और इसके अलावा भी मैं फ़िनलैंड का विज़िट वीज़ा लगाता हूँ, यूके का है, उसमें इनविटेशन लेटर और बहुत से तदाबीर का मैं करता हूँ, सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन वो उसकी प्राइस 15,000 दिरहम है, लेकिन वो मैं एडवांस ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है। अगर किसी ने सच्चाई के साथ चलना है वेलकम, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने डन बेसिस और इस तरह की चीज़ें मैं रोशनास करा रहा हूँ, क्योंकि वर्क परमिट तो 90% 95% फ्रॉड है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए डन बेसिस पे, ताकि वर्क परमिट स्पेशली, ताकि आप लोगों के साथ कम से कम फ्रॉड हो। भले आप रेट थोड़ा सा ऊपर से मुझे ज़्यादा ही मिलता है, मुझे अपना भी थोड़ा बहुत मार्कअप रखना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट जो होगा सामने होगा ना, फ्रॉड तो नहीं होगा ना। फ्रॉड से बचे। कोई बंदा ये माल्टा शाल्टा, ये पोलैंड वोलैंड के पैसे ना दें जब तक मुझसे मशवरा ना कर लें, ठीक है। तो ये काफ़ी अहम डिटेल में आपको पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको विज़िट वीज़ा के लिए, और आपके विज़िट वीज़े क्यों रिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो अप करें, और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको मेरी न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है कोरियर टैक्स के लिहाज से,
और यूट्यूब के ऊपर भी कोरियर टैक्स को अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।